नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं उसका ये मेरा 10वां लेक्चर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस क्रैश कोर्स की शुरुआत हमने इंडियन पॉलिटी से की थी। तो इंडियन पॉलिटी का ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उन्हें देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इससे पहले हमने बात किया है पंचायतों के बारे में, तो वो लेक्चर ये पेशा अधिनियम 1996 का लेक्चर और अगला जो लेक्चर होगा जिसमें हम नगर पालिकाओं की बात करेंगे, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने पंचायतों से जुड़े हुए लेक्चर यानी 9वें लेक्चर को नहीं देखा है इस सीरीज के, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये पेशा अधिनियम आपको समझ में नहीं आएगा। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज हमने यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसमें कुल 25 टेस्ट हैं। जिस प्रकार से पैटर्न है उसी के अनुरूप हमने इस टेस्ट को डिजाइन किया है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 2 आपको इससे लाभ होने वाला है। एक तो जो टेस्ट का मूल लाभ होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी जो कमियां होती हैं उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा ये कि हमने इसमें बड़े विस्तार से व्याख्या लिखी है। जब प्रश्न की व्याख्या हम लिखते हैं तो बड़े विस्तार से लिखते हैं। अगर किसी भी टॉपिक से वो जुड़ा हुआ प्रश्न है तो हम पूरे टॉपिक का ही व्याख्या कर देते हैं, और इसलिए ये जो है आपके प्रिपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही ये टेस्ट किस प्रकार का है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसे अगर आप जांचना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेमो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, जिसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जो भी बात मैं कह रहा हूं उसका प्रेजेंटेशन आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेशा अधिनियम 1996 के बारे में। तो पेशा अधिनियम यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। जब हम पंचायतों को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया था कि अनुच्छेद 243M में ये लिखा है कि इस भाग का यानी पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात किया था। ठीक, तो 243M क्या कहता है, कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। तो जो पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान बनाए गए उन्हें 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में नहीं लागू किया गया, उसे जो है इससे अलग रख लिया गया। बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण विषय था, और इसलिए पंचायतों को इससे 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को इससे जो है अलग कर लिया गया। लेकिन ये भी मन में विचार आ रहा था कि ये जो प्रावधान है पंचायतों के, इनको भी 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए, लेकिन इनके लिए विशेष प्रावधानों के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे अधिकार विधानमंडलों के पास है, राज्य के विधानमंडलों के पास कई चीजों को बनाने का, ठीक ना। तो इनके लिए विशेष प्रोविजन किया गया, और वो किसके माध्यम से किया गया, पेशा के माध्यम से किया गया। पेशा अधिनियम 1996 के माध्यम से किया गया। तो सबसे मूल जो ये पेशा अधिनियम है, इसने क्या किया, इसने ये किया कि उन क्षेत्रों को भी पंचायती राज अधिनियम में सम्मिलित इसने कर दिया जो पूर्व में इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो पूर्व में कौन नहीं सम्मिलित थे, 5वीं अनुसूची, वर्तमान में ये 10 राज्य हैं, ठीक है, में इसको इसने विस्तारित कर दिया पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान को। उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है स्थानीय शासन के विचार को भारत के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित करना। और इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के प्रावधान 8, वर्तमान में 10, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करते हुए जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं।
ठीक है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र। तो ये पूरा पेशा अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस अधिनियम ने ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों को क्या क्या अधिकार दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और काफी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएएस में तो ये फेवरेट ही बना हुआ है, पीसीएस में भी इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी बातें मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट पर क्वेश्चन देखने को इससे मिला है पूर्व में। ठीक है, तो एक एक बातों को समझते हुए चलिए और यह भी देखते हुए चलिए कि एक ग्राम पंचायत को कितना अधिक अधिकार दे दिया गया है। कि अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये तो अधिकार राज्यों की सरकारों के पास होते हैं, जितने अधिकार इनको दे दिए गए हैं। ठीक है, और तुलना करते हुए भी चलिए कि हम लोगों के यानी जो सामान्य क्षेत्र हैं उनमें ग्राम पंचायतों को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और पेशा अधिनियम के तहत जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं उनमें जो स्थित ग्राम पंचायतें हैं उन्हें क्या क्या अधिकार मिले गए, दोनों की तुलना भी करते हुए चलिए ताकि आप एकदम स्पष्ट इस पर रहें। तो देखिए, सबसे पहला भूमि अधिग्रहण, तो ये किसका विषय है? राज्य का। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि विषयों में अनिवार्य परामर्श करने का अधिकार, तो या तो सरकार को या प्राइवेट बॉडी को किसी को भी लैंड एक्विजिशन करना है और वो लैंड जिस भी ग्राम पंचायत में आती हो या कई ग्राम पंचायतों के समूह में आती है तो सबसे पूछना पड़ेगा। अगर ये लोग कहेंगे कि नहीं ठीक है तो ठीक है, और ये कहेंगे कि नहीं ठीक है तो फिर अब किसी लेवल पर ठीक नहीं है। इतना बड़ा राइट्स, ठीक है, ये हम लोगों की तरफ ग्राम पंचायतें नहीं तय करती हैं। हम लोगों की तरफ क्या करती हैं कि अगर किसी ग्राम पंचायत में तालाब है तो उस तालाब को पट्टे पे 10 साल देने के लिए प्रावधान ग्राम पंचायतों द्वारा होता है, लेकिन वो भी पूरी सरकारी मशीनरी के तहत ही होता है। ठीक है, उस लेवल पे तो नहीं होता। तो ये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि विषयों में अनिवार्य परामर्श का अधिकार, अनिवार्य परामर्श का निश्चित रूप से जो है मतलब यह है कि इनकी इच्छा चाहिए ही चाहिए। और ग्राम सभा एवं पंचायतों द्वारा लघु खनिजों के लिए लाइसेंस यानी पट्टा रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार, तो यह अधिकार इन्हें दिया गया है, ग्राम पंचायत को दिया गया है कि माइनर मिनरल्स जो हैं उनको किसी को भी लाइसेंस देने का अधिकार इन ग्राम पंचायतों के पास है। यहां पर एक बात दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि यहां लघु खनिज लिखा हुआ है, माइनर मिनरल्स लिखा हुआ है, तो बड़े लेवल पर ये इनके अधिकार में नहीं है, छोटे लेवल पर है चीजें। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। इसलिए केवल लघु खनिज, समस्त खनिज की बात नहीं हो रही है। आगे, मादक द्रव्यों की बिक्री खपत को विनियमित करने का अधिकार, तो शराब वगैरह को विनियमित उसको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट करता है। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि हम शराब बंदी करते हैं, बिहार में शराब की बिक्री नहीं होगी। गुजरात में भी शराब की बिक्री नहीं होती है। तो ये कौन तय करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ग्राम पंचायतों को तो इससे जुड़ा कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये तय करेंगी कि हमारे क्षेत्र में शराब की बिक्री, मादक द्रव्य लिखा है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मुख्य शराब है। ठीक है, इसकी बिक्री होगी कि नहीं होगी, यह तय करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ठीक है, लघु वनोपज का स्वामित्व, तो जो इनका पूरा सदियों से यह मानना था कि हम इसी जंगल में रहते हैं, हमारे पास से ये नदी बहती है, जल, जंगल और जमीन, उस पे हमारी अधिकारिता होनी चाहिए, न कि स्टेट के द्वारा बैठाया गया कोई फॉरेस्ट रेंजर अवैध तरीके से वनों की कटवाई कराता हो। ठीक है, ये पूरा मामला बहुत रहा है। तो लघु वनोपज का स्वामित्व तो यही मालिक हैं, लेकिन ये भी बड़े लेवल पे नहीं, बड़े स्केल पे नहीं, छोटे स्केल पर।
कौन मालिक है? ग्राम पंचायतें मालिक है। ठीक है। और ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंध, एक एक बातों को समझते चलिए। यहां पर यह अधिकार क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या मानसिकता है? इसके पीछे यह मानसिकता है कि वनवासी क्षेत्रों में शराब पिला पिला करके इनकी जमीनों पर कब्जा किया गया बाहरी लोगों के द्वारा। बहुत बाहरी जा करके ऐसे क्षेत्रों में बस गए और शराब पिला पिला करके इनकी जमीनों पर कब्जा किया, इनके परिवार को समाप्त कर दिया गया। एक प्रकार से पूरा का पूरा जो है नशे का साम्राज्य बनाया गया, इनके बुद्धि और विवेक को छीन लिया गया। ये लोग सीधे तो इसलिए यह अधिकार दिया गया कि भाई तुम तय करो, तुम चाहोगे तो दुकान खुलेगी, नहीं चाहोगे तो नहीं खुलेगी। ठीक है। ये बात बहुत सारी चीज यहां पर जितना कमा नहीं रहे हैं तो कुछ लोग षड्यंत्र के द्वारा भी पिला रहे हैं और फिर ये खुद ही पी रहे हैं। इस क्षेत्र में जितना कमाना है शाम को पी जाना है। तो इस तरीके से इसके लिए लघु वनोपज का स्वामित्व तो दिया गया ताकि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। और ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंध, तो ये जो भी पैदा करते हैं, जंगल से प्राप्त करते हैं, वो बिचौलिए बहुत कम दामों पर खरीदते हैं और मार्केट में बहुत अधिक दामों पर बिक्री करते हैं। तो इस माध्यम से इनका शोषण किया जाता है। तो यह अधिकार दिया गया कि नहीं, ग्रामीण हाट बाजारें जो लगेंगी उसके प्रबंधन का अधिकार किसके पास होगा? पंचायतों के पास होगा। बिचौलियों को का समूल नाश करिए। और क्या किया गया? भूमि हस्तांतरण को रोकना तथा हस्तांतरित भूमि की बहाली, इसका भी इन्हें अधिकार दिया गया कि भूमि हस्तांतरण को रोकना। तो ये लोग तय करें कि किस प्रकार से भूमि हस्तांतरित होगी, क्योंकि हुआ ये कि बहुत ज्यादा भूमि जो जनजातीय भूमि थी, यानी जनजातियों की भूमि थी, उसका गैर जनजातीय भूमि में परिवर्तन हो गया। बाहर से लोग गए। आप कई ऐसे क्षेत्र देख सकते हैं जहां की खनिज की प्रचुरता थी और वहां पर आप देखेंगे कि सारे बाहरी लोग जाकर के बहुत बड़े बड़े सेठ बन गए। ठीक है। तो पूरा इनका मामला था और इनके जमीनों पर कम कम पैसे में, जैसे भी मतलब इनके भूमि पर उनका अपना कब्जा हो गया। ठीक है। तो भूमि हस्तांतरण को रोकना कि नहीं भाई, जो जनजातीय भूमि है वो जनजाति के पास रहेगी, गैर जनजातीय लोगों के हाथ में वो नहीं जानी चाहिए। और हस्तांतरित भूमि हो गई है तो उसकी बहाली किस प्रकार से होगी, आदि आदि। और यहां पर एक बात और मैं इसमें लिखा नहीं हूं, ये भी कि ऋण लोन किस प्रकार से दिए जाएंगे और लिए जाएंगे उसका भी प्रावधान करने का अधिकार इन्हें दिया गया है। तो होता क्या था कि इन क्षेत्रों में इन्हें छोटे छोटे कामों के लिए महाजन लोन देते थे और उस लोन पे इतना तगड़ा इंटरेस्ट होता था, इतना तगड़ा ब्याज होता था कि लोन का जो मूल होता था वो तो प्रिंसिपल, वो तो कभी ये चुका ही नहीं पाते थे। इंटरेस्ट ही चुकाते चुकाते जीवन इनका समाप्त हो जाता था या इनकी जमीनें उस महाजन के हाथ में चली जाती थी। बाहरी लोग गए और इनको ऋणों के पूरे जंजाल में उलझा करके रखे, ये सारी चीजें। ठीक है। तो अब इतनी बात कर ली हमने। अब ये हम समझना चाहते हैं कि इस पेशा अधिनियम का महत्व क्या क्या रहा। तो सबसे पहले तो ये कि वनवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना में कमी आएगी। तो जो मेन क्षेत्र है यानी जो मुख्य धारा है उससे अलगाव में कमी आएगी। इन्हें भी लगेगा कि नहीं, हमारी भी बातों को सुना जा रहा है। और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण व प्रबंधन से आजीविका में क्या होगा, सुधार होगा। तो माइनर मिनरल्स, लघु खनिज और लघु वनोपज यानी वनों के जो उत्पादन है उस पर किसका अधिकार दे दिया गया, ग्राम पंचायतों का अधिकार दे दिया गया। तो ये जो संसाधन पर स्वामित्व इनका आया उससे क्या होगा, इनके आजीविका में सुधार होगा। उससे जो भी पैसा आ रहा है ये लोग अपने हिसाब से तय करेंगे कि इसका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है। और जनजातीय लोगों के शोषण में कमी आएगी। तो शोषण का क्या आधार था, एक शराब
एक लोन और एक कम पैसे में खरीदना और अधिक पैसे में बेचना, जो इनके उत्पाद थे। तो शराब पे अधिकारिता दे दी गई, ग्रामीण हाट बाजारों के प्रबंधन की पूरी अधिकारिता दे दी गई कि आप चलाइए जैसे चलाना है, ये सारी बातें। और भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक, भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगी। तो ये सारे पेशा अधिनियम का महत्व, पेशा अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों को दी गई शक्तियां। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि ये अधिनियम जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उसमें ये कितना सफल हो पाया, ठीक है। तो किंतु इस अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया। तो जितना सोचा गया था उसके अनुरूप ये काम नहीं कर पाया। तो क्या क्या, तो पहला तो ये कि धोखे और जबरदस्ती कब्जे के माध्यम से जनजातीय भूमि का व्यापक स्तर पर गैर जनजातीय भूमि में स्थानांतरण, तमाम तरह के धोखे। अब मतलब कोई जनजातीय व्यक्ति को खड़ा करके जमीन खरीद ले, कोई बाहरी व्यक्ति, उसका ड्राइवर है, उसके घर काम करता है, उसके नाम से भूमि को खरीद लिया जाए तो वो जनजाति है। तो कागज पे तो जनजाति का नाम है, लेकिन उसका असल मालिक, उसे खरीदने वाला कोई दूसरा है। उसी तरीके से जबरदस्ती कब्जा, तो जमीन तो मेरे नाम से है लेकिन कब्जा कोई करके है, तो जो उसका, उस पे जिसकी कमांड है वो कोई दूसरा है। तो इस तरीके की चीजें हुई। जनजातीय भूमि का व्यापक स्तर पर गैर जनजातीय भूमि में स्थानांतरण हो गए। और आर्थिक हितों में उद्योगों को प्रमुखता प्रदान करना, तो आर्थिक हितों में उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करना, जिसके कारण निजी उद्यमियों को उदारता पूर्वक अनुमति प्रदान की गई। खनिजों की तो खूब जो है इन क्षेत्रों में हुआ ही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों पर समय समय पर अनेक ऐसे क्षेत्रों में चल रही आर्थिक गतिविधियों को असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये पूरा पेशा अधिनियम का मामला रहा, ठीक है। तो मैंने पूर्ण रूपेण अपनी तरफ से प्रयास किया कि आपको एक एक बातें समझाऊं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।